ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और इनका नाम है आर्यन। और आर्यन हमारे गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसल्टेशन के स्टूडेंट रह चुके हैं। और आर्यन का इस बार एक बहुत ही अच्छा रैंक आया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। और होपफुली टॉप 7 आईआईटीज में से कोई तो एक आईआईटी उन्हें डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि उनका रैंक उतना है अच्छा कि वो वीएलएसआई में भी जाके अपना मास्टर्स कर पाएंगे। और अपना गेट एग्जाम का जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कर पाएंगे। तो आर्यन, मैं चाहता हूँ कि अब अपना नाम बताइए कि और आपने गेट एग्जाम कितने बार अटेम्प्ट किया है, आपका रैंक क्या है इस बार, और आपने कैसा रहा था आपका प्रिपरेशन। ओके। ओके, तो थैंक यू सो मच सर फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम आर्यन चौधरी है। और गेट दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। इससे पहले मैं अभी एक्चुअली 2024 पास आउट स्टूडेंट हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर भी गेट लिखा था, बट दैट टाइम माय प्रिपरेशन वाज नॉट सो वेल। एक्चुअली प्लेसमेंट का सीजन था, तो आई वाज इंडल्ज इनटू प्लेसमेंट्स एंड ऑल। तो मैंने उतना ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो हार्डली 1-2 मंथ्स का प्रिपरेशन से दिया था लास्ट टाइम गेट। तो उस गेट लास्ट ईयर गेट में मेरी रैंक आई थी 1300। अराउंड 1300 आई थी। तो इस ईयर एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था। आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप इन अ फर्म। तो मैंने इंटर्नशिप छोड़ के इन अगस्त, मैंने अराउंड जुलाई अगस्त मैंने इंटर्नशिप छोड़ी अपनी। और फिर मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। इट टुक अराउंड 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। तो दिस ईयर आई गॉट अ रैंक ऑफ 425 इन गेट ईसीई। और आपने गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने का आपका मेजर रीजन क्या था। सर एक्चुअली मेरा 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 मेजर रीजन में गेट देने का था, टू डू एमटेक इन वीएलएसआई, बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज माय इंटरेस्ट। बेस्ड अपॉन माय इंटरेस्ट आई डिड एमटेक। क्योंकि मुझे वीएलएसआई में और थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए था, या और थोड़ा सा एच चाहिए था। तो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर गेट एग्जाम। आप कौन से कॉलेज से हैं? सर अभी मैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर में से मैंने अपनी बीई खत्म की है, ठीक है, इसी बीटेक ब्रांच से। चलेगा, बीटेक बोलोगे तो भी चलेगा। और आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स आते हैं ना वीएलएसआई के? बहुत अच्छे होते हैं सर। एनवीडिया, ऑल दीज कंपनी, एनवीडिया, कॉलकॉम, सैमसंग, सारे टॉप कंपनीज आते हैं। तो तभी तब से ही आपका वीएलएसआई में इंटरेस्ट रहा है? मेरा वीएलएसआई का इंटरेस्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट हो गया था सर। आफ्टर द सब्जेक्ट हमारे थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है, एडीडी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आता है। तो तब से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया था वीएलएसआई डोमेन में। फिर हम्म वेरीलॉग का सब्जेक्ट आया फोर्थ सेमेस्टर में। तो एचडीएल लैंग्वेज के बारे में पता चला, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया। आपने कोई प्रोजेक्ट्स भी किए हैं क्या इस फील्ड में? हाँ सर, मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं इस फील्ड में, लाइक रिलेटेड टू दिस, लाइक माय देयर वर टू टू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन आवर कॉलेज, माइनर प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट। तो मैंने माइनर प्रोजेक्ट में एक एक बोर्ड होता है, लाइक व्हेन एफपीजीए बोर्ड होता है। आप जब पढ़ोगे, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा, एफपीजीए बोर्ड होता है, तो उस पे मैंने काम किया है, पिंग Z2 बोर्ड पे। और मेजर प्रोजेक्ट मैंने RISC-V प्रोसेसर पे किया है। तो दीज टू कम्स अंडर सम वीएलएसआई पार्ट। तो हम्म यस। तो अंडरस्टैंडिंग बैठानी जरूरी है, क्योंकि वीएलएसआई से जब हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं वीएलएसआई मतलब सिर्फ एंड गेट और गेट, या फिर लाइक इफ सीमॉस एनमॉस तक सीमित है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। दे आर मेनी सब ब्रांचेस ऑफ वीएलएसआई हम्म। टू एक्सप्लोर। आप बता सकते हैं क्या वीएलएसआई के बारे में? सर ओके। तो वीएलएसआई जनरली हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। और एक और होता है, वो होता है मिक्स सिग्नल। मिक्स सिग्नल। वीएलएसआई। मेरा इंटरेस्ट डिजिटल में था, डिजिटल वीएलएसआई में, जहां हम बात करते हैं सीमॉस लॉजिक्स की, एंड गेट और गेट, मतलब बेसिक बेसिक स्टार्ट्स फ्रॉम एंड गेट और गेट, एंड देन इट गोज अप टू सीमॉस लॉजिक, टीटीएल लॉजिक, ईसीएल लॉजिक। एनालॉग में क्या होता है, वी हैव टू फोकस ऑन एनालॉग डोमेन, लाइक ओपैम, बेसिक सर्किट, मल्टीप्लायर सर्किट, ऑल दी सर्किट। मिक्स सिग्नल में हम इन दोनों का इंटरफेस पढ़ते हैं। जैसे जितने भी इम्बेडेड कार्स, जो जो भी कार्स होती है, उसके अंदर जो भी इम्बेडेड पार्ट होता है, वो मिक्स सिग्नल के अंदर आता है, जहाँ एनालॉग डिजिटल दोनों इंटरफेस करते हैं। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है टोटल वीएलएसआई। तो सबको अपना इंटरेस्ट ढूंढना होता है कि किस में, एनालॉग में, डिजिटल में। जनरली इफ आई टेल कि मुझे वीएलएसआई में इंटरेस्ट है, तो वो सेंस नहीं बनेगा उस बात का। इसमें इंटरेस्ट है जानना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ग्रुप तो आप डिजिटल वीएलएसआई की तरफ जा सकते हैं।
अगर आपका करेक्ट। नेटवर्क और जैसा एनालॉग अच्छा है हम्म तो आप एनालॉग वीएलएसआई की तरफ जा सकते हैं। करेक्ट, सॉलिड स्टेट जैसा मैंने डिवाइसेस भी बताया होते मैं हैं। दोनों सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, पर अभी जब हम बीटेक करते हैं तो उतना उसको पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे हाँ। ईडीसी एज अ सब्जेक्ट ज्यादा कॉलेजेस में है नहीं, हमारे कॉलेजेस में ईडीसी एज अ सब्जेक्ट नहीं था। जब व्हेन वी गो फॉर वीएलएसआई डिजाइन एक कोर्स होता है जैसे मेरे में था, उस कोर्स के स्टार्टिंग में दे टेल अबाउट मॉसफेट, देयर थ्री रीजन्स ऑफ ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उतना बेसिक बताया जाता है, बट बहुत डेप्थ में नहीं बताया जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट डिवाइस। हम्म। और आपको क्या लगता है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में आ, सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं और सबसे इजी टू डू कौन से हैं? सर एक्चुअली वो एक्चुअली आई थिंक ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने बोला मेरा डिजिटल में इंटरेस्ट था, तो मेरे लिए सबसे हाई स्कोरिंग डिजिटल था। एनालॉग इसलिए था क्योंकि नेटवर्क मेरा स्ट्रांग था। मैं ऐसा मानता हूँ जैसे एनालॉग कुछ बच्चों के लिए या कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसके क्वेश्चंस लेंदी आ जाएंगे, सर्किट दे देंगे, देन पीपल गेट स्केर्ड एंड कंफ्यूज्ड। मेरे लिए एनालॉग इजी था, कुछ लोगों के लिए एनालॉग इजी नहीं होता है, बट मैं सब्जेक्ट सारे करके नहीं गया था इस बार गेट के लिए। जैसे मैंने जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम और ईएमएफटी नहीं करके गया था, ईएमएफटी में सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन करके गया था। तो बाकी सब्जेक्ट्स मैंने इतने स्ट्रांग बनाए ताकि मैं एक रैंक ला पाऊं। तो ये एक वो होना चाहिए आपके पास कि आपके अगर वीक सब्जेक्ट्स हैं तो आप 10 सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग करने जाएंगे तो थोड़ा सा इशू होगा, मतलब आप कंफ्यूज होंगे और टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होता है। यस ऑफ कोर्स 10 सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग किया जा सकता है, बट मेरे केस में मैंने सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग अगस्त। किया था बहुत। जुलाई से आपने स्टार्ट किया था। और वैसे आपके हाँ, कितने मार्क्स आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स में? मेरे मार्क्स आए थे 55.33। 55। वही मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में 50-60 के बीच में भी लाओगे, 60 अबाव लाओगे तो अंडर 100 ही आ जाते हैं। 50-60 के बीच में करेक्ट। आओगे तो अंडर 500 तो श्योर है। और 50-60 श्योर लाने है के sir। लिए अगर आप सारे कोर सब्जेक्ट छोड़ भी देते हो, ईडीसी एमटी कम्युनिकेशन, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप ला सकते हैं 50 to 60 के बीच में, इवन सारे कोर सब्जेक्ट छोड़ के। बट ईडीसी आई थिंक करना नेसेसरी है, बिकॉज ईडीसी इज बेसिक टू एवरीथिंग। तो ईडीसी आपका अच्छा रहेगा तो आपका एनालॉग शुरुआत से अच्छा रहेगा, क्योंकि एनालॉग का जब हम बीजेटी पढ़ते हैं तो देर इज बीजेटी का स्टार्टिंग थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, तो उस केस में ईडीसी हेल्प करता है। या अभी जैसे अभी क्या होता है काउंसलिंग के समय एमटेक जैसे कुछ आईआईएससी का भरेंगे, आरएफ रिसर्च भरे, रिसर्च असिस्टेंटशिप भरेंगे, उस केस में क्या होता है ईडीसी प्लेज अ मेन रोल इंटरव्यू टाइप। तो ईडीसी आई थिंक वो पढ़ना भी जरूरी है। वो भी ईडीसी मेरे हिसाब से सॉलिड स्टेट या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यूज में मेजर रोल है, क्योंकि वीएलएसआई के इंटीग्रेटेड सर्किट्स के इंटरव्यूज में इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पे वो लोग उस हम्म सब्जेक्ट को उतना नहीं फोकस करते हैं। इनफैक्ट वो लोग पूछते भी है कि आपको एडीसी पूछना है कि नहीं पूछना है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कैसा है कि आप कोर सब्जेक्ट छोड़ दोगे, आपका रैंक नहीं हम्म आएगा, क्योंकि वहां पे वेटेज करेक्ट। हर कोई बहुत ज्यादा स्कोर करता है, 80-90 लोग लेके चले जाते हैं। हमारे इसमें इतना इतना नहीं होता स्कोर, मेजोरिटी का नहीं होता। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर सब्जेक्ट छोड़ के भी एक इंसान रैंक लेके आ सकता है। तो इलेक्ट्रिकल वालों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स देना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन को वालों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स देना चाहिए, क्योंकि नॉन कोर सब्जेक्ट्स में स्ट्रेंथ बनाओ तो डेफिनेटली कर करेक्ट। पाएंगे। और ईएमटी में कुछ आसान टॉपिक्स है, जैसे ट्रांसमिशन लाइंस है। स्मिथ चार्ट हो है, तो सकता ये है सब कि करना चाहिए, हाँ, हो आना सकता चाहिए। है कि जैसे इस समझ में साल ना आए। जैसे इस साल आपने ही मुझे बोला था कि ट्रांसमिशन लाइन कर लो, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आया भी ट्रांसमिशन लाइन पे न्यूमेरिकल का, तो वो इजी था, पूरा कैसा पढ़ना है जरूरी कि नहीं था। जैसा है कि समझ में नहीं आएगा शायद से हमें ट्रांसमिशन लाइन जब भी हम करेंगे, पर वो क्वेश्चंस हम्म। एग्जाम में फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं, तो समझ में नहीं आया तो भी फॉर्मूला 2 मार्क्स ओरिएंटेड निकाल आता के है। आ सकते हो। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ईएमटी वो सब्जेक्ट तो समझने में डिफिकल्ट है। बट इस साल कम्युनिकेशन सिस्टम 15 मार्क्स का आ गया था, तो मैं अभी अगर बात करूँ तो मैं अभी छोड़ के नहीं जाना चाहूंगा कम्युनिकेशन सिस्टम। नहीं, पर मुझे लगा था दस कम्युनिकेशन मार्क्स का आएगा सब्जेक्ट तो मैं उतना कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं सब्जेक्ट आ गया था। सकता है वैसे, कोई भी हम्म सब्जेक्ट हम्म आ हम्म सकता है। मतलब हो आठ नौ सक मार्क्स तो मिनिमम आना ही है हर सब्जेक्ट के। हाँ, हाँ। बाकी कोई भी सब्जेक्ट एक ऐसा अनसर्टेन रखेंगे ही वो, जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था, और वो हम्म उस साल सबसे ज्यादा वेटेज का होगा। जैसे एक बार कंप्यूटर साइंस में कंपाइलर डिजाइन सबसे छोटा सब्जेक्ट होता है एक्चुअली। कोई कोई हम्म लोग 30 घंटे में भी खत्म कर देते हैं, डिजिटल से भी छोटा है मतलब पढ़ाते हैं। ओके। और एक साल कंपाइलर डिजाइन ही एक बहुत ही बड़े सब्जेक्ट से भी ज्यादा
वेटेज के लिए आया था। तो गेट एग्जामिनर्स ऐसा करते रहते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट हम्म। नहीं किया था वैसा कुछ तो दे देंगे, पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है कम्युनिकेशन, तो मेजोरिटी हम्म। उसमें सफर कर देता है। आपने हाँ शॉर्ट और नोट्स गेट, बनाए थे? बोलिए। हाँ सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और गेट का क्या बता रहे थे? सर मैं एक्चुअली बता था, जैसे गेट ईसी में आपको अगर मतलब रैंक लानी है अंडर 500, 300, अंडर 100, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है गेट ईसी में कभी कभी इजी सब्जेक्ट को भी ट्रिकी बना देते हैं, जैसे डिजिटल को ट्रिकी बना दिया, एनालॉग को ट्रिकी बना दिया, जहां आप नहीं निकाल पाए। इवन दो आप कंसेप्ट में क्लियर हो, बट इन दिस केस मैथ्स और एप्टीट्यूड बचाता है, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड को बहुत एक मेंटली लेना चाहिए कि हाँ इसको भी कंप्लीट करना है। पर्सनली मैंने तो एप्टीट्यूड कहीं से पढ़ा नहीं था। मतलब मैंने एप्टीट्यूड एक दो दिन पहले सिर्फ पीवाईक्यू करके गया था। आप 15 को प्लेसमेंट के एग्जाम लिए था, किए 12। रहेंगे? आपके नहीं एक्चुअली प्लेसमेंट्स सर के? मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है। तो मैंने हम्म। प्लेसमेंट के समय भी कुछ एप्टीट्यूड का नहीं कोर्स किया था, ना मैंने गेट के लिए किया। 2024 में भी दिया था तो नहीं किया था, 25 में भी दिया तो नहीं किया था। मेरा मतलब कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि यार एप्टीट्यूड में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, तो उन उस केस में अगर आपको ज्यादा माइंड में कंफ्यूजन है तो आपको करते रहना चाहिए उसको बीच बीच में, वीकेंड्स पे ऐसे करके कुछ, तो आपका अच्छा रहेगा। हम्म। हम्म। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किस तरह से सॉल्व किए थे? आपको सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल कौन सा लगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि सर जैसे मैंने बोला कि मैंने जॉब छोड़ी थी, आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन जुलाई। तो एक रिस्क फैक्टर भी था कि नहीं हुआ तो फिर जॉब नहीं है, क्या करेंगे। और उसके बाद टाइम कंस्ट्रेंट्स भी था, क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं, अच्छे से कंप्लीट करने हैं, नॉट लाइक बस पढ़ लिया हो गया। तो उस केस में मुझे लगता है पीवाईक्यू इज बेस्ट। और अगर आप ईसी के स्टूडेंट हो, यू शुड सॉल्व ट्रिपल ई, ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स पीवाईक्यू। तो आपका कंसेप्ट बैठेगा। आप ऐसे मत, ऐसे नहीं, आजकल क्या हो गया है, पहले गेट इजी देता था 2017 में कि मैं पेपर सॉल्व करता था तो लगता था फॉर्मूला बेस्ड है। बट अब क्या होता है, कंसेप्ट मिक्स कर देते हैं, टर्मिनोलॉजीज मिक्स कर देते हैं। तो इस केस में मुझे लगता है पांच के पेपर सॉल्व करने चाहिए जो सब्जेक्ट कॉमन है। वैसे हार्ड पेपर का सिलसिला मेरे साल से शुरू हुआ है, 2018 से, जब आईआईटी गुवाहाटी ने पहली बार सेट किया हाँ था। वही वही बोल मैंने, तो 2017 से पहले पेपर इजी होते थे। 2018 से 2020 देख लें, 2022 और लास्ट ईयर का ही पेपर देख लें। इस साल का पेपर क्या था सर, एक्चुअली इस साल का पेपर लोग बोल रहे थे टफ है, बट इस साल का टफनेस ये था कि एमएसक्यू बहुत आ गए थे, तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया था पेपर में, और क्योंकि एक्चुअली टफ ऑप्शंस बन पांच जाता है पांच फिर करने। एमएसक्यू के कारण, क्योंकि सारे हम्म। ऑप्शंस वेरीफाई करना, मतलब क्योंकि वो हर ऑप्शन एक अलग क्वेश्चन हो सकता था। और मेजोरिटी क्वेश्चंस में ये था कि ऑप्शन एक ही करेक्ट था। तो उस केस में अगर आप एक ऑप्शन करेक्ट मारोगे तो आपके माइंड में ये थॉट आता है यार दो तो मिनिमम सही होंगे इसके अंदर। तो वो इस बार ट्रिक खेला आईटी ने। तो वो एक है टफनेस का, वही एक पैरामीटर था। हम्म। पेपर वाज ओके। अभी अभी अगर घर पे कोई सॉल्व करेगा तो दे विल थिंक पेपर वाज वेरी इजी, आई शुड प्रिपेयर अप टू दिस लेवल ओनली। तो लेवल नहीं मेंटेन करना चाहिए आपको, 2024 का पेपर सॉल्व करना चाहिए, फिर आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलेगा। हम्म। और वो है। आप जैसे कंसल्टेशन के ग्रुप में भी रह चुके हो अभी, तो आप डाउट्स डाउट्स भी सॉल्व करते हो, तो आपके हिसाब से क्या स्टूडेंट्स गलत करते हैं जो आपको लगता है? क्योंकि वो लोग भी वीडियो देखेंगे ही है, तो हम उन्हें बता सकते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जहाँ थिंकिंग कम डालनी चाहिए वहाँ बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्या होता है, जैसे सबसे गेट का इंपॉर्टेंट सबसे एक वो चीज है कि आपको सिलेबस टू सिलेबस बहुत ध्यान रख के पढ़ना है। तो क्या होता है, जैसे हमारे इसी में कुछ टॉपिक्स नहीं होते हैं। जैसे मैथमेटिक में लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो कुछ टॉपिक्स हमारे यहाँ नहीं है। बट क्या होता है, बच्चे उस टॉपिक्स को कहीं पीवाईक्यू में पढ़ लेते हैं बुक में, और उसके बाद उस पर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। तो आई थिंक उस समय पे आपको सिलेबस बुकलेट बहुत अच्छे से एज भगवत गीता रेफरेंस आपको लेके चलना चाहिए। बिकॉज आपके पास अगर टाइम कम है या आप बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप जॉब गोइंग स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि सिलेबस बुकलेट पकड़ो, हर टॉपिक को पढ़ो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ऐसे पीवाईक्यू देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और कुछ हम्म। क्वेश्चन सिलेबस, जैसे 2018 में एक क्वेश्चन आया मान लीजिए, पर अभी वो सिलेबस से हटा दिया गया, तो लोग उसको भी सॉल्व करने पढ़ने चले जाते हैं, तो ये एक है इशू थोड़ा सा। तो ये जैसे ईएमटी में इस चीज कुछ पे ध्यान टॉपिक्स हटा रखना दिए हैं, ईएमटी में कुछ टॉपिक्स है। हटाए हैं, करेक्ट। नेटवर्क थियरी में भी शायद से मैग्नेटिक कपल सर्किट्स हटा दिया ना? हाँ अब जैसे नेटवर्क, जैसे ईसी में ही बात आता हूँ मैं, जैसे मैं जब टेस्ट सीरीज, मैंने ज्यादा टेस्ट सीरीज दिए नहीं, मैंने 8 9 ही टेस्ट सीरीज दिए थे। बट उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट आते थे।
तो मेरा वो छूट जाते थे सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन छूट गए। तो मैं सोचता था यार पढ़ूं, फिर मैं जाके सिलेबस बुकलेट चेक करता था, तो वो ऐसा मेंशन नहीं करते थे तो मैं नहीं पढ़ता था। अगर मैं पढ़ता तो शायद उसमें मैं बहुत टाइम वेस्ट करता या बहुत अपना एनर्जी डालता, जो कि मेरा हेल्पफुल नहीं होता। हम्म। तो ये है। मेरे हिसाब से अगर कोई बोलेगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपका सीनियर है, तो सुनना चाहिए सबसे पहले तो। क्योंकि टाइम का ही लड़ाई है, टाइम का रेस है सबसे पहले, बाद में जाके गेट एग्जाम में रेस है। और डेरिवेशंस पे फोकस नहीं करना चाहिए, लाइक जब जैसे आप कोई भी यूट्यूब लेक्चर फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर ऑफ कोर्स बेसिक्स से सब कुछ पढ़ना चाहिए, बट किसी डेरिवेशन पे स्टक नहीं हो जाना चाहिए। या मान लीजिए जैसे क्या होता है, जैसे मैंने कंसल्टेंसी ग्रुप में जब मैं भी था तो देखता था, या अभी भी चेक करता हूँ, तो क्या है जैसे एक बच्चे ने कोई डाउट अराइज हुआ, तो क्या होता है बच्चा उस डाउट पे स्टक हो जाता है, अब 3 दिन उस डाउट जब तक सॉल्व नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब एक मैं मानता हूँ एक अच्छी बात है कि आप उस डाउट को लेके बहुत सीरियस हो, बट आप उस डाउट से आगे बढ़ो, या उस डाउट को अगर आप बहुत सीरियस है तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो 4-5 बार, और सॉल्यूशन देख के, या आपको अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब लेक्चर्स पे कहीं जाके देख सकते हो उस क्वेश्चन को। तो आई थिंक सिर्फ उस पर डिपेंड ना हो कि आपको खुद का एक थॉट प्रोसेस बनाना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन बुकलेट में क्या किया, करंट पहले निकाल दिया, वोल्टेज बाद में निकाला, तो बच्चा परेशान हो जाता है, अरे यार वोल्टेज मैंने पहले निकाल दिया अब क्या करूं। तो आई थिंक दिस ये सब कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में, मुझे भी रहता था पहले, कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक फ्लो बैठाना चाहते हैं शुरुआत में, वो है, बट उसको ठीक कर लेना चाहिए समय के साथ। सही है आर्यन, हाँ तुमने बहुत कुछ बताया स्टूडेंट्स को। और कुछ बताना चाहोगे? सर बाकी तो इतना गेट प्रिपरेशन चल रही है। इतना डिफिकल्ट है नहीं, मतलब हमने नहीं डिफिकल्ट नहीं। बना दिया है कि बहुत कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा, पर लेक्चर्स देखना है, नोट्स बनाना है। एक सब्जेक्ट के वापस चाहिए तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ताकि फास्ट शॉर्ट रिवाइज नोट्स कर पाओ। बनाना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, 5 पेज जैसे मान लीजिए। और हाँ, शॉर्ट जैसे कोई बोलता है रिवीजन कितनी बार करें, तो मुझे ऐसा लगता है वो सब्जेक्ट डिपेंडेंट रिवीजन होता है। जैसे अगर मेरा कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है तो मैं कंट्रोल के 10 बार रिवीजन नहीं करूंगा। मेरा एनालॉग वीक है तो मैं एनालॉग के 10 बार कर सकता हूँ, कंट्रोल को मैं 3 ही बार करूंगा। तो ऐसा बच्चा, मुझे लगता है कि जैसे मेरे माइंड में भी थॉट होता है यार 5 बार तो मिनिमम करना चाहिए, बट मुझे लगता था डिजिटल में मैं क्या ही करूंगा 5 बार रिवाइज करके, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। तो उसमें मैं 1-2 बार किया, बट मुझे एनालॉग ने सिग्नल्स में लगता था बहुत रिवाइज करने की जरूरत है, प्रॉपर्टीज बहुत हैं, वो सब बहुत हैं, रटने वाले हैं, तो उसको मैं किया ट्रिकी बैठ के, ट्रिकी मतलब भी आराम बनाते हैं से। बहुत अच्छे से सिग्नल्स। सिग्नल्स, अभी क्या है कि सिग्नल्स आप श्योर शॉट लेके नहीं चल सकते, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे गेट में। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं और कंसेप्ट मिक्स करते हैं। तो उस केस में आपको अगर रिवाइज करना है तो उसको 10 बार रिवाइज करो, तो वो हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ 10 बार डिजिटल रिवाइज करने में। और शॉर्ट नोट्स को 5 पेज से आधे पेज पे लाना चाहिए, मुझे लगता है, तभी आप सक्सेसफुल रिवीजन कर रहे हो, नहीं तो फिर मुश्किल है। हम्म, सही है। तो थैंक यू आर्यन, इस वीडियो में आने के लिए। ज्यादा इसे बड़ा थैंक यू नहीं सर। करते, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं। ठीक है। थैंक यू सो तो मच। मेरे हिसाब से आर्यन आपको मिल ही जाएगा। टॉप 7 आईआईटीज बोल रहा हूँ, पर रुड़की गुवाहाटी छोड़ के भी आपको उससे लोअर अच्छे आईआईटी से मिल ही जाएंगे। ठीक है। रुड़की गुवाहाटी मत जाइए, उसके अलावा कोई भी आईआईटी जाइए वीएलएसआई के लिए। ठीक है। हम्म। तो थैंक यू इस वीडियो में थैंक यू आने के लिए। सर। और थैंक यू मैं सर। होप करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेगा। थैंक यू। जाने मन जाने जा मुझे जान जाए जान जाए जाए, पर खाली कभी ना बांध जाए, वचन जाए ना कभी, चाहे चले या प्राण जाए, घमंड जाए ना जिसके हृदय में हनुमान जाए।